अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, बाप फिल्म आई है, उसका रिव्यू हाजिर है। और बाप फिल्म के साथ साथ एक वीडियो भी मोहम्मद राना साहब की आई है जो फिल्म के प्रीमियर के टाइम के ऊपर है, और उस वीडियो के ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं। उस वीडियो के हवाले से मोहम्मद राना साहब का अपना मौक़िफ़ क्या है, ये हम आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। लेकिन बाप फिल्म का रिव्यू जो है वो हम पहले आपको दे देते हैं। इससे पहले हमने इसके ट्रेलर के ऊपर भी बात की थी, और इसके साथ साथ हम जो इसके डायरेक्टर हैं नदीम चीमा साहब, उनका इंटरव्यू भी किया, वो आप सुन चुके हैं। तो बाप फिल्म 24 जनवरी यानी कल रिलीज़ हुई, और उसको देखने के लिए लोग आए। शो के हवाले से हम आपको 3 या 4 दिन बाद बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, इसके बिजनेस की सूरत हाल क्या है। ये प्री मैच्योर है अभी थोड़ी चीज़ें, वो हम बाद में बताएंगे। तो फिल्म के रिव्यू के हवाले से बात करते हैं। फिल्म बुनियादी तौर पर फिल्म जो है वो बाप और बेटी की फिल्म है, और अगर उसको मज़ीद मैं एलेबोरेट करूँ तो ये फिल्म जो है वो बाप की ही फिल्म है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बेटी के सीन कोई इतने ज़्यादा नहीं है। शुरू में है जब बाप और बेटी का आपस में रिश्ता दिखाया है, और उसके साथ एक गाना भी है, सपनों के आसमां पे ख्वाहिशों के, वो बेटी के साथ है, और कुछ सीन हैं स्टार्ट में। उसके बाद ये फिल्म जो है वो कम्प्लीटली एक ऐसे बाप के गिर्द घूमती है जिसकी बेटी गुम हो चुकी है या अगवा हो चुकी है। तो स्टोरी हम ज़्यादा स्पॉइलर का किरदार अदा नहीं करते, बीच में कुछ आपने ट्रेलर पे भी देख लिया, कुछ हमने एक आध चीज़ ट्रेलर में मेंशन की थी वो यहाँ भी मेंशन करेंगे। अच्छी चीज़ें पहले इसकी डिस्कस कर लेते हैं। फिल्म की कहानी जो है वो डिफरेंट इस हिसाब से कह सकते हैं। वैसे तो मैं जिस तरह उस दिन ट्रेलर में भी कहा था कि बॉलीवुड में या हॉलीवुड में इस तरह के काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। पाकिस्तान में पुरानी फिल्में अगर मोहम्मद अली और बाबरा की देखी जाए, सलाखें थी जैसे, वो कहा जा सकता है। लेकिन आज के दौर में और पिछले कुछ सालों में, ख़ासतौर पे 20-25 साल में, इस तरह के टॉपिक के ऊपर ये अलग सी फिल्म कहा जा सकता है। ये नहीं है कि बिल्कुल अलग है। पहले मैंने जिसने बताया कि फिल्में बनी हैं, और दूसरी इंडस्ट्रीज इसको दूसरे कंट्रीज़ के अंदर ये वाले फिल्में बहुत ज़्यादा इस किस्म की बनी हैं। लेकिन कम से कम पाकिस्तान की हद तक यूनिक बात इसमें ये थी कि ये काफ़ी अरसे के बाद बनी, और उससे ज़्यादा यूनिक ये है कि इसमें मोहम्मद राना ने जो है एक बाप का किरदार अदा किया है, जो कि मेरे ख्याल में एक नए रूप में सामने आए हैं। तो ये एक फ़िल्म की अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ फिल्म की जो लोकेशंस हैं वो भी बड़ी काबिल तारीफ़ हैं। फ़िल्म की कहानी के हिसाब से फ़िल्म की लोकेशन जो हैं वो बिल्कुल मिलती हैं, और उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको गैर ज़रूरी नज़र आती है, या थोड़ा लॉजिक जिसके अंदर कम हो, वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। फिल्म की ये भी अच्छी चीज़ है लोकेशन। फिर फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अगर देखी जाए तो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत ज़बरदस्त है। फिल्म का कैमरा वर्क बहुत काबिल तारीफ़ है, खा वो गाने के अंदर है, खा वो नॉर्मल सीन्स में है, या फिर एक्शन फाइट के जितने सीक्वेंस हैं उसमें इसको अच्छे तरीके से शूट किया गया। जहाँ जहाँ स्लो मोशन है, या जहाँ जहाँ पे आप देखें तो उसमें एक फ़िल्म का जो इम्पैक्ट आता है। हमारे यहाँ आजकल सबसे बड़ा एक मसला ये बना हुआ है, हर बंदा ये पूछता है कि जनाब ये फ़िल्म है, ये ड्रामा है। तो ये फिल्म, इसका जोनरा जो है वो बिल्कुल फ़िल्म वाला है। इसकी पिक्चराइजेशन, इसकी शूटिंग, इसकी लोकेशन, इसका कैमरा वर्क, वो सारे का सारा फिल्म वाला उसमें एक टच नज़र आता है। उसके साथ फिल्म का जो अगला डिपार्टमेंट, वो अगर हम गानों के हवाले से बात कर लें तो बुनियादी तौर पर इसमें दो ही गाने मिलते हैं आपको, जिसको बार बार, एक गाना तो ख्वाहिशों के उसमें वो आता है। फिर जो सना गुल के साथ गाना है, जो मोहम्मद राना की गालिबन वाइफ है, गुंचा गुल जो का किरदार जिन्होंने अदा किया है, उस गाने के अंदर भी जो गुलकार हैं उन्होंने बहुत अच्छा, मेल और फीमेल दोनों ने बहुत अच्छा उसको गाया है, और उतना ही अच्छा उसको स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट किया गया है, और पिक्चराइजेशन उतनी ही अच्छी है। अगरचे मैंने जिस तरह अपने ट्रेलर के रिव्यू में भी बताया था कि मोहम्मद राना साहब की एज ऐसी है जो दोनों जगह फिट हो जाते हैं। आपको याद होगा हमारे कुछ अदाकार जो है वो, जब उनको ख़ासतौर पर नदीम साहब 90 के बाद जब उनको वैसे बाप दिखाते थे, तो जब उनकी जवानी दिखाते थे दूर से दिखाते थे, या फिर वो नज़र नहीं आते थे उस तरह से। आजकल तो खैर ड्रामों में नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि वो करैक्टर भी दूसरे रखे जाते हैं। लेकिन मोहम्मद राना साहब जहाँ पे गुंचा गुल के साथ हैं, जहाँ पे उनकी दाढ़ी वाड़ी नहीं है, वहाँ पे भी वो सूट किए हैं उन्होंने, ठीक काम किया वहाँ पे, और अच्छे लगे वहाँ पे। और गुंचा गुल का काम मुख्तसर है, सना गुल जो हैं वो, लेकिन उन्होंने भी काम ठीक किया। अगर थोड़ी सी मोटी हैं, लेकिन कद भी उनका उस तरह से नहीं था, हील बहुत ज़्यादा पहनी हुई थी। मोहम्मद राना की क्योंकि हाइट ज़्यादा है, लेकिन उनकी फेस एक्सप्रेशन, उनकी गाने का जो पिक्चराइज करने का स्टाइल था, और वो बहुत ही नेचुरल था, उसमें कोई उस तरह की बनावट नहीं थी। क्योंकि आप जब वो गालिबन है भी मेरे ख्याल में पश्तून बैकग्राउंड से हैं, तो इस तरह का वो कर रहे हो तो उसमें इनोसेंस
नज़र आनी बहुत ज़रूरी है और जो कि उसमें मौजूद है। फिर इसके एक्शन सीक्वेंस जो हैं वो भी काबिल तारीफ़ हैं, उसकी फ़ाइट्स के जो सीन है वो भी काबिल तारीफ़ हैं। कुछ सीन अच्छे क्रिएट किए गए हैं, ख़ासतौर पे जहाँ पे मस्जिद वाला सीन है, दुआ मांगने वाला, वज़ू करने वाला, उसको अच्छे तरीके से किया गया है। और ये वो जगह होती है जहाँ पे आपको कुछ सीन में आपको ख़तरा होता है कि जनाब इसमें अदाकार जो है अपनी लिमिट से बाहर ना निकल जाए। तो यहाँ पे जहाँ अदाकार को भी तारीफ़ बनती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल में डायरेक्टर की भी बनती है। लेकिन और फिल्म की एक और डिपार्टमेंट जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है वो है अदाकारी का डिपार्टमेंट। मैंने जिस तरह शुरू में बताया कि अदाकारी के डिपार्टमेंट में ये फिल्म जो है देखा जाए तो फिल्म बुनियादी तौर पर तो मोहम्मद राना के इर्द गिर्द है, लेकिन जो 7 किरदार होते हैं वो बड़ा सपोर्ट करते हैं मेन किरदार को। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर शोले में अमिताभ बच्चन का किरदार कम था लेकिन वो इम्पैक्ट उस तरह ना आता अगर अमिताभ बच्चन की अदाकारी अच्छी ना होती। हवाएं फिल्म में सऊद साहब मरकज़ी किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन उनके बाप ने, नदीम साहब ने और उनकी माँ ने जितना उस सऊद के किरदार को उठाया, मेरे ख्याल में शायद उनकी अगर गैर मौजूदगी में या कोई और अदाकार होता तो सऊद का किरदार भी ख़त्म हो जाता। ये क्योंकि एक्शन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से दूसरे वाला किरदार भी इन्वॉल्व भी होता है बीच में और वो उठ के सामने आता है। मैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर आने से पहले मोहम्मद राना साहब के ऊपर ज़रा पहले बात कर लेते हैं। मोहम्मद राना साहब के हवाले से मेरी टेक ये है, आर पार में उन्होंने बहुत ही ओवर एक्टिंग की थी, कोई मज़ा नहीं आया था मुझे देख के, और मैंने उसके ऊपर खुल के रिव्यू भी दिया था, आपको याद होगा। इसके अलावा भी सैयद नूर साहब की फिल्में जो हैं, दीवाने तेरे प्यार के बहुत अच्छी की, चूड़ियाँ बहुत अच्छी की थी, मेहंदी वाले हाथ बहुत अच्छी की थी, मुझे चांद चाहिए शान की फिल्म थी, उसमें भी अच्छा किरदार था इनका। एक दो फिल्में और भी अच्छी थी, लेकिन ये वाली फिल्म जो है इसको मैं मोहम्मद राना की करियर की बेहतरीन फिल्म इसलिए कहूँगा। अब ये कामयाब होती है नहीं होती इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं क्योंकि अपना रिव्यू बीइंग अ क्रिटिक दे रहा हूँ। मोहम्मद राना के करियर में अगर कोई फिल्म अच्छी है जिसको यूनिक फिल्म कहा जा सकता है, सैयद नूर साहब अपनी जवानी के अंदर जो उन्होंने फिल्में की थी, ठीक है, अब पिछले 15-20 साल में अगर उन्होंने कोई फिल्म की है जिसको याद रखा जा सकता है उनके करियर के हवाले से, वो बाप फिल्म है। जिस तरह मैंने पहले बताया था ट्रेलर में, उनकी एज ऐसी है कि वो उसमें फिट आते हैं। उन्होंने दाढ़ी रखी, उस दाढ़ी के अंदर चिट्टे बाल यानी सफ़ेद वाइट, उन्होंने वो कलर वलर नहीं किया। फिर उन्होंने ऊपर वो पठानों वाली वो भी कहीं की पहनी, कहीं कहीं उन्होंने वो रुमाल वो उतार के जब वो परेशान होते हैं तो वो कॉल मोहम्मद राना साहब को उन्होंने कंगी शंगी पूरे उसमें नहीं की थी इस फिल्म में। तो इस फिल्म के अंदर उन्होंने जितना किरदार को कंसीव किया, कहीं पे भी आपको वो ओवर होते नज़र नहीं आए। बेटी के साथ डायलॉग हैं तब भी, बेटी को ढूंढ रहे हैं तब भी, SHO के सामने जाके डायलॉग बोलते हैं तब भी, अपनी बीवी को याद करते हैं तब भी, जाके वज़ू करते हैं और दुआ मांगते हैं तब भी, और जिस वक्त जब जो गुंडा पार्टी के साथ उनकी डीलिंग है, क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं बनता अगेन कि इस फिल्म की स्टोरी क्या है। स्टोरी तो यही है कि वो ढूंढते हैं, लेकिन मैं आगे नहीं। लेकिन जो हर जगह पे मोहम्मद राना साहब जो हैं उनके किरदार में शेड्स नज़र आई हैं। उनके किरदार में एक बाप भी नज़र आया है, उनके किरदार में एक जंगजू किस्म का एक पठान भी नज़र आया है, और जो ईंटें उठा उठा के मारता, बड़ा नेचुरल लगा है वो। और फिर उनके उसमें एक मजबूर बाप जिसे कहते हैं, बिल्कुल बेबस हो चुका है, और फिर बेबसी के आलम में जनाब वो किस तरह अपनी बीवी की कब्र पे जाता है और किस तरह अपने अल्लाह ताला के सामने पेश होता है, और किस तरह फिर वो उस अपनी बेटी के फ्लैशबैक में भी याद भी करता है। तो मोहम्मद राना की मेरे ख्याल में एक उनका कलर जो कम्प्लेक्शन इस तरह का है कि वो पठान लगे हैं, फिर उनकी जो इनोसेंस पठान के अंदर एक पाई जाती है, वो एक्सप्रेसिव ज़्यादा होते हैं और हर चीज़ को वो एक्सप्रेस करते हैं, और जितनी भी जगह पे वो साफ साफ हो, जहाँ जहाँ मैं अगेन कह रहा हूँ कि आप जब खुद देखेंगे फिल्म को तो आप मेरी बात से शायद इत्फाक करेंगे। तो उन्होंने भरपूर तरीके से काम किया, इस फिल्म को मोहम्मद राना की फिल्म कहा जा सकता है। अब मैं बताता हूँ कि जो मैं बात कर रहा था कि नदीम साहब का किरदार, दीबा का जो किरदार था, वो किरदार तो बड़े बड़े किरदार थे। सपोर्टिंग एक्टर जो होता है वो मेन लीड किरदार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है अपनी अदाकारी से। तो इस फिल्म के अंदर जिस तरह मैंने पहले बताया था, SHO का काम बहुत ज़्यादा है। ये वही SHO हैं जिन्होंने कहा था मुझे एक बार ये मिल जाए ना तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, और ये CCTV तुमने देखी, तुमने नहीं देखी, यानी कि आप डायलॉग याद करके बोल रहे हैं और आपका टोटल इस टाइम ध्यान डायलॉग के ऊपर है। आप डायलॉग जब बेसाख्ता याद किए हुए हैं, बेसाख्ता बैक ऑफ द माइंड में, मैंने कहा कि आपका रट्टा नहीं चल रहा होगा,
जब वो रटा नहीं जा रहा होगा तो आप उसके अंदर कोई एक्टिंग डाल सकते हैं। मुझे नहीं पता ये कितने बड़े अदाकार हैं, कितनी उन्होंने फिल्में की हुई हैं, तो ये चीज़ देखनी चाहिए। इसमें मुझे हनीफ अब्बासी साहब की आवाज़ भी हनीफ अब्बासी साहब की लगी है, जो सियासतदान है, और वो शक्ल में भी कहीं के वो SHO साहब उसी तरह नज़र आते हैं। तो वो आपको भरपूर रटा नज़र आया, और उस किरदार को अदा करने में मेरे ख्याल में इन्होंने एक स्पॉइलर का किरदार आप कह सकते हैं कि अदा किया। इनके साथ फिर वो जो प्रोफेसर थी जो आके बताती हैं कि वो इनकी बेटी गुम हुई हुई है, उसने भी डायलॉग याद किए हुए थे। उसने भी, अगरचे एक सीन था या दो थे चले, एक तो फ़ोन पे था उसमें नहीं पता चला, लेकिन जिस टाइम वो थाने में आती है उस वक्त उसने भी रज के डायलॉग याद किया, लेकिन उसमें बनावट बहुत ज़्यादा नजर आई है। बेटी का जो किरदार है मोहम्मद राना साहब की, 2-3 सीन थे। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि हमारे यहाँ फिल्मों में अगर भाई बना हुआ है तो भाई भाई कहना वो क्यों ज़रूरी है बार बार। दोस्त बना हुआ है, मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हो दोस्त, ये मेरे भाई, ओ सबको पता चल गया एक दफ़ा भाई आपके भाई है। वो आप नॉर्मल उसमें कभी आपने देखा है कि एक भाई जो अपने भाई को बाबा भाई भाई कह रहा है? कभी आपने देखा है कि एक दोस्त अपने, तो कभी दोस्त को यार एक आध दफ़ा कह देंगे तो ओ मेरे दोस्त, वो एक बनावट नज़र आती है इसमें। बाबा ये क्या किया था आपने, बाबा आप मेरे बड़ा ख्याल रखते हैं, बाबा ये, वो हर चीज़ में बाबा कहलाना ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ जो है, ये स्पोर्टिंग जितने भी किरदार थे, इन्होंने फिल्म को थोड़ा सा ख़राब किया है, और इस फिल्म को इस डिपार्टमेंट में मोहम्मद राना के अलावा इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता था। बाकी ओवरऑल फिल्म ज़बरदस्त है, और मुझे ये तो स्पोर्टिंग एक्टर है ना, स्पोर्टिंग एक्टर को तो बंदा दाएं बाएं हो नहीं दे सकता। अभी आप अजीज़ तबस्सुम साहब का सुन रहे होंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, अरमान फिल्म वाला, वहीमा साहब ने उन्हें फ्रेम से बाहर निकाल दिया था। रीज़न उनकी शक्ल रीज़न नहीं थी, रीज़न ये थी कि उन्होंने टाई नहीं पहनी हुई थी। अब पीछे अगर बैकग्राउंड में 4 जोड़े आपको नज़र आ रहे हैं गाने के पीछे, 3 ने सूटेड बूटेड और टाई लगाई हुई, नहीं लगाया तो कैसा लगेगा। इस हद तक भी स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकते हैं ये वाले किरदार जो हैं। तो ये तो स्पोर्टिंग एक्टर थे बड़े सारे, और मुझे जिनकी अदाकारी का डिपार्टमेंट सबसे तगड़ा होता था, सबसे तगड़ा अगर अदाकारी का डिपार्टमेंट होता था वो होता था, और भी है उनमें सर फहरिस्त जावेद फाजिल साहब है। जावेद फाजिल साहब कहते हैं कि मेरी नज़र उकाब की तरह होती थी उस वक्त जब पीछे छोटा सा एक्स्ट्रा किरदार भी खड़ा हुआ है किसी हवेली में, किसी मेन किरदार के पीछे कहीं पे भी, कि इसने अगर ज़रा सी ओवर एक्टिंग कर ली तो मेरा सीन तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे तो स्पोर्टिंग एक्टर जो है वो लगे हुए थे अपना काम करने के लिए। तो नदीम चीमा साहब को मैंने उस वक्त भी दौड़ में भी बताया था कि सिद्रा खान ने इसमें वो किया था। नदीम चीमा साहब जहाँ इतनी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं, 4K पे फिल्म बनाई है, लोकेशन इतनी ज़बरदस्त ढूंढी है, ऊपर से कैमरा वर्क इतना ज़बरदस्त किया है, डायरेक्शन अच्छी है, स्टोरी का इंतखाब भी अच्छा कर लिया, बंदा भी अच्छा रख लिया बीच में जो लीड किरदार अदा कर रहा है। लेकिन आपको ये जो साइड के किरदार हैं इनको देखना चाहिए, इनकी अदाकारी के डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। ये वो डिपार्टमेंट है जो आपकी सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इम्पैक्ट क्रिएट करती है वो आपकी अदाकारी है। लोग अदाकारी को लेके उठ आते हैं, अगर कोई कॉमेडी कर रहा है लोग अदाकारी को देख के हंसते हैं, अगर कोई ट्रेजिडी कर रहा है तो लोग रोते हैं। अमिताभ बच्चन को देख के शोले में दुनिया रोई, यहाँ पे नबील को देख के धुआं ड्रामा आज तक याद है, दुनिया रोई। कुर्बानी फिल्म में नदीम की मौत सारों को याद है, जब जब भूल गले में वहीद याद है। मोहम्मद अली भाई, गुलामुद्दीन साहब, ये वो लोग हैं इनके जिनके सीन जो इम्पैक्ट क्रिएट करते थे। पता चलता था कि जनाब साहब क्या अदाकारी कर दी जी उन्होंने, क्या ज़बरदस्त कर दी। तो ये एक डिपार्टमेंट है, इसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। टेक्निकली स्ट्रांग होना एक चीज़ है, हमारे यहाँ डायरेक्टर को दोनों उसमें होना पड़ेगा। पुराने डायरेक्टर जो हैं वो अदाकारी की तरफ अगर तवज्जो देते हैं, टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं। लेकिन अगर नए कंपेरेटिव डायरेक्टर हैं, जिस तरह चीमा साहब हैं, अबू अलिया साहब हैं, या और आ रहे हैं जो फिल्में बना रहे हैं, एक फिल्म तो बहुत सोने बनाई है, मैं हमेशा उनको डिस्कस करता हूँ, उनके ऊपर तनकीद भी करता हूँ, क्योंकि मुझे उन्हीं से उम्मीद है। और उनकी मैं तनकीद भी इसलिए करता हूँ, उन्हीं से उम्मीद है कि उन्होंने आगे भी जाके फिल्म बनानी है। तो मैं वो एक फिल्म वालों को नहीं करता, मैं इसी वजह से अबू अलिया साहब का या नदीम चीमा साहब का नाम लेता हूँ, क्योंकि ये नज़र आ रहा है आगे सामने प्रोजेक्ट बना रहे हैं आगे आने वाले दिनों में। तो बाप फिल्म को आप मोहम्मद राना की अगर फ़ैन हैं उसको देखें जाके, मज़ा आएगा। और मेरी राय में आप पाकिस्तान के फ्लेवर को मद्देनज़र रख के ये फिल्म देखें तो आपको मज़ा आएगा। अगर आपने तनकीद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है और आपने ये सोच के जाना है कि हमने तनकीद करनी है, तो फिर मैं आपको कोई गारंटी नहीं कर सकता। लेकिन आप कम से कम मोहम्मद राना साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से या इस फिल्म के कुछ टेक्निकल जितनी मैंने आपको इसके प्लस पॉइंट बताए हैं उसके हवाले से आप इस फिल्म को देख सकते हैं। आगे इस फिल्म की बिजनेस रिपोर्ट क्या है, कितने शो किस टाइम पे मिल रहे हैं, वो आप दूसरी वीडियो में बताएंगे। एक वीडियो आई हुई है मोहम्मद राना साहब की
जिसमें वो लड़खड़ा रहे हैं। मैं अपनी राय यहाँ पे महफूज रखता हूँ, अपनी राय मैं नहीं दूंगा, लेकिन जो मोहम्मद राना साहब का मौक़िफ़ है वो मैं एज इट इज़ बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ रिपोर्टर आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैं डंडी मार नहीं सकता। तो मोहम्मद राना साहब का मौक़िफ़ ये है कि उनका बीपी जो है वो लो हुआ था। उनकी जो बिल्कुल उन्होंने कहा, उन्होंने किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की। उन्होंने थोड़े से उन्होंने कहा जी मेरे पाँव पे चोट लगी हुई थी, ये भी उन्होंने कहा, और बीपी डाउन होने का भी कहा। उन्होंने कहा जी पाँव पे चोट लगी हुई है, तो मैं उस वजह से वो कर रहा था, लड़खड़ाया था तो गिरने वाला हुआ था, मैं गिरा था कहीं से स्लिप होके। ये उनका मौक़िफ़ है, इसके अंदर मैं अपनी कोई राय शामिल नहीं कर रहा, फ़ैसला अब आपने खुद करना है। लेकिन एक गुजारिश ज़रूर है कि जिस तरह कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं या सोशल मीडिया के ऊपर कि वो लड़की के ऊपर गिर रहे थे, तो वो कहीं पे भी आपको बदतमीज़ी करते हुए या गोल गपाड़ा करते हुए नज़र नहीं आ रहे, ना वो गिर रहे हैं। मैं सिर्फ वो वीडियो के अंदर जो कुछ नज़र आ रहा है वो दे रहा हूँ, अपनी राय मैं नहीं अभी भी दे रहा। लेकिन फैसला आपने खुद करना है कि मौक़िफ़ किसका ठीक है किसका नहीं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।